हाँ ओके, अभी आवाज आ रही है बेटा, देखना, सॉरी माइक और ऑन करना भूल गई मैं। पूजा, अविनाश, मोहित, अनिकेत, सतीश, तेजपाल, मौसम, रेखा, अमन, सपना, अनुराग, नंदलाल, यूजर, रोहित, आनंद, उसके बाद अमन, अनिकेत, निहारिका, विकास, अभय, आकाश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, क्या आपको चीजें क्लियर दिख रही है। अगर सब कुछ ओके अब हो गया है तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, और सब कुछ ओके के लिए आपको आज अपनी प्यारी प्यारी स्माइली देकर मुझे बताना है। सो जल्दी से बताइएगा सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डचों का पतन बताया था। बेटा यहां से क्वेश्चंस कम आते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो आपका भारत में अंग्रेजों का आगमन अब हो रहा है, यानी कि अब आपका आएगा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर भारत में आएगी। उसके बारे में प्यारे बच्चे हम यहां पर पढ़ेंगे, और आप सभी जल्दी जल्दी क्लास के साथ एक बारी जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर कि यहाँ पे प्यारे बच्चे आज मुझे आपको क्या पढ़ाना है, तो आप कहोगे कि मैम आज आपको पढ़ाना है अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेज जो कि भारत में आए थे। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, मैंने एप्लीकेशन पर भी क्लास को खोल दिया है, जिसको मैं बीच बीच में देखती रहूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से प्रॉब्लम होती है या मेरी तरफ से मुझे कम से कम एक बार पता चल जाता है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं अकबर के समय की बात करती हूँ, आप अकबर को पढ़ चुके हो। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन रहता है। जिस समय भारत में जिस समय भारत में अकबर का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। पूरी डेट है 31 दिसंबर 1600 एडी। ठीक है, 1600 एडी। और प्यारे बच्चे, इसका निर्माण कार्य शुरू कब हो गया था, तो निर्माण कार्य यहां पर शुरू हो गया था 1599 में। शुरू कब हो गया था, 1599 में। यानी हम यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। के समय भारत में अकबर का शासन था, भारत में अकबर का शासन था। अब मैं बेटा आपको यह भी बताऊंगी कि भाई आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आखिर क्या ये शुरू से चाहती थी कि हम शासन करें, क्या ये सही से चाहती थी? मैम ठीक तो था, पहले वाला ही चूज किया हुआ है पेंसिल, मतलब मैं समझी नहीं मनीष। चलिए आगे देखिएगा। मैम, प्यारी मैम जी, क्या मैं भी क्लास में दिख रहा हूं? जी हाँ, आप सभी मुझे क्लास के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन वही बात है कि मैं आपको फेस टू फेस तो नहीं देख पाती। अब बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनी थी, क्या भारत के अंदर? नहीं बेटा, इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? लंदन में। भारत में तो ये व्यापार करने के लिए आएगी। भारत के साथ क्या करने आएगी? व्यापार करने के लिए मैम आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें कितने व्यापारी थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारी कितने थे? कंपनी में व्यापारी भागीदार, आप कह सकते हो पार्टनर्स कितने थे? ठीक है, भागीदार कितने थे, पार्टनर्स कितने थे? तो आप कहोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स थे वो थे आपके 217 पार्टनर्स। 217 लोगों ने मिलकर क्या बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। आखिर मैम ये कंपनी क्यों बनाई गई थी? तो कितने पार्टनर्स थे, कितने भागीदार थे, कितने व्यापारी थे? तो 217 व्यापारियों ने मिलकर प्यारे बच्चे क्या किया था? तो आप कहेंगे कि मैम इन लोगों ने मिलकर, यहां पर 217 लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। अब बात यह आ रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? क्या ये एक प्राइवेट कंपनी थी या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी थी? तो मैं आपको यह भी बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, यानी कि एक निजी कंपनी आप इसको कह सकते हो।
ठीक है, अब आगे सुनिए। इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य यही था कि भाई इनको भी, जो आपके ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, इन्हें भी क्या करना था? तो आप कहोगे कि मैम इन्हें भी व्यापार करना था। एक बच्चा कह रहा है कि इस कंपनी को बनाने में खर्चा कितना हुआ था, मतलब कितनी पूंजी के साथ ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, कैपिटल कितनी थी इसकी? तो प्यारे बच्चे 30133 पाउंड, 30133 पाउंड ये यहां पर टोटल कैपिटल खर्च हुई थी। 30133 पाउंड इतना पैसा यहां पर खर्च हुआ था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए बनाई गई थी ताकि भारत के साथ में, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ साथ पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति मिल सके। और ये जब कंपनी बन गई तो कंपनी बनने के बाद जो कंपनी के व्यापारी थे जिन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, वो अब जाएंगे महारानी के पास। कहां पर जाएंगे? महारानी के पास जाएंगे। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा यहां पर पहले कुछ चीजें लिखेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे थे। लिखिएगा, लिखिएगा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। यानी अधिक सक्सेस कौन हुआ? सर्वाधिक सफल हुए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर जो इन्होंने स्थापित की है। अब प्यारे बच्चे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे कि इसका उद्देश्य है मैम, इसका उद्देश्य मतलब मोटो, तो केवल एक ही उद्देश्य है, व्यापार करना। इसके अलावा कोई उद्देश्य इसका नहीं है। ये कौन बच्चा है जो इतना कॉपी पेस्ट कर रहा है और किस भाषा को लिख रहा है? कोई मतलब नहीं है भाई, क्यों करते हो ऐसी हरकतें? और फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद में बोलोगे कि पारुल मैम ने ब्लॉक करवा दिया। ऐसी राहुल सर ने आपको ब्लॉक करवाया किसी बच्चे को, फिर वो मेरे से शिकायत कर रहा है और आपकी हरकतें हमें मजबूर कर देती है कि हम आपको ब्लॉक करवाएं। ये क्या तरीका है और ये किस बच्चे ने किया है? भी रुक जाइए आप, है ना, अभी देख लेती हूं मैं। इस बच्चे का नाम है अनीशा कुमारी। अनीशा जी, अब आप ब्लॉक रहेंगी, मेरी क्लास अब आप कभी नहीं देख पाएंगी। ठीक है, मैं आपको आफ्टर क्लास ब्लॉक करवाऊंगी, क्योंकि ये जो हरकतें आप लोग क्लास के अंदर करते हो ये तब तक आपको समझ में ही नहीं आएंगी जब तक ब्लॉक नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये हरकतें जो आप यहां पर करते हो, ये हरकतें नहीं किया करो भाई। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट चाहिए हमारी। फिर सॉरी बोल देना है, ये नाम बुलवाने का तरीका होता है क्या? अगर ये एक तरीका है आपका नाम बुलवाने का, तो ये आपकी बहुत ही गलत हरकतें हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आगे क्या लिखा है कि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या है? व्यापार करना है। अब सबसे पहले आप कुछ फैक्ट लिखेंगे, जैसे मैं आप ही से पूछूंगी, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं, बताइएगा। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज, मतलब फर्स्ट इंग्लिश, प्रथम अंग्रेज, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज, फर्स्ट इंग्लिश आपका कौन था? यहाँ पे बताइए, प्रथम अंग्रेज यानी फर्स्ट अंग्रेज कौन था?
तो आप बताओगे यहाँ पे मुझे इस प्रश्न का उत्तर, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताइएगा। और ये कब आया था, तो 1579 में ही ये आ चुका था। ठीक है, 1579 एडी में ये आया था। और मैं आपको बता दूं कि कहां पे आया था, तो ये गोवा के अंदर आया था। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि आखिर वो कौन था, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आखिर वो कौन था। बच्चा कह रहा है व्यापार तो इनका बहाना था। नहीं बेटा, व्यापार बहाना नहीं था, ये व्यापार करने ही आए थे, लेकिन इन्होंने जब भारत में आकर भारत की चीजों को देखा तो उसके बाद यहां पे बच्चा कह रहा है विलियम हॉकिंस, बच्चा कह रहा है रॉल्फ फिंच, प्यारे बच्चे थॉमस स्टीफंस। कौन था, थॉमस स्टीफंस इसका नाम था। मैं यहां लिख रही हूं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, थॉमस स्टीफंस था, थॉमस स्टीफंस था प्यारे बच्चे, थॉमस स्टीफंस भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफंस था। अब आप जो रॉल्फ फिच कह रहे हैं, अकबर के समय, अकबर के शासनकाल के समय, शासनकाल के समय भारत आने वाला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। अब आप आंसर करोगे रॉल्फ फिच। और जब रॉल्फ फिच भारत में आया तो इसने भारत की क्या देखी, इस रॉल्फ फिच ने प्यारे बच्चे भारत में आकर भारत की समृद्धि देखी। रॉल्फ फिच इसने क्या देखा कि भारत में काफी समृद्धि है, यानी भारत एक डेवलप, भारत में क्या है, भारत को हम कह सकते हैं कि यहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, और इसी भारत की समृद्धि को देखा यहां पे। ठीक है, बच्चा कह रहा है, आदर्श शुक्ला कह रहे हैं कि मैम ये रॉन्ग है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। थॉमस स्टीफंस आया था 1579 में, गोवा में आया था। और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भारत आने वाला और भारत आने वाले की जगह आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है ये रॉल्फ फिच, जो कि आपका भारत में आया और इसने आकर भारत की समृद्धि को देखा। और यहीं से अब कहानी शुरू होगी। इसने भारत की समृद्धि को देखा और इसने जाकर क्या किया, इसने जाकर भारत में बताया। ठीक है, इसने जाकर भारत में बताया कि भाई इसने भारत से जाकर ब्रिटेन में बताया कि भारत में किस किस तरीके की चीजें हैं, भारत में हम व्यापार कर सकते हैं। भारत के बारे में इसने बहुत सारी चीजें बताई। और फिर जब इसने ये सारी चीजें यहां पर जाकर बताई ब्रिटेन में, तब ब्रिटेन के व्यापारी भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए। किस चीज के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैप्टन हॉकिंस कौन था, अभी मैं बताऊंगी बेटा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, एक एक प्रश्न का उत्तर आपकी कॉपी में मैं आपको दूंगी। अब जब यहां पे इसने जाकर बताया, तभी यहां पे व्यापारियों के एक समूह के मन में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है भारत के साथ व्यापार करना चाहिए और उसके लिए हमें कंपनी की जरूरत होगी। तो अब देखिएगा, कंपनी मैं आपको बता चुकी हूं कि कंपनी स्थापित हो चुकी है। अब देखिए यहां क्या लिखा है, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अब ये तो बात हो गई। अब यहां पे मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हम एलिजाबेथ की बात करते हैं तो एलिजाबेथ कौन है, तो एलिजाबेथ जो है ये है ब्रिटेन की महारानी। इनके बारे में लिखिएगा, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी। इनका क्या नाम है, तो इनका पूरा नाम लिखिएगा एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम। अभी देखो कहानी फिर से आएगी बीच में। अभी मैंने आपको बताया कि किसने बताया, तो रॉल्फ फिच ने वहां पर बताया था। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये कब से, तो ये आपका कब से कब तक थी यहां पे इसका कार्यकाल, 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक समूह के, मतलब जो 217 लोग थे, उनमें से कुछ लोग महारानी के पास आए और महारानी से कहा कि हे महारानी,
महारानी हमें चाहिए परमिशन। महारानी ने कहा किस चीज की परमिशन चाहिए? तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी से क्या चाहिए? महारानी से अनुमति लेने आया। कौन आया? महारानी से अनुमति। ठीक है, कौन लेने आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और किस चीज की अनुमति? तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का, पूर्वी देशों के साथ व्यापार, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए ये लोग आए थे। महारानी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे देती हूं, मैं तुम्हें अनुमति देती हूं। कितने वर्षों की? 15 वर्षों की, 15 इयर्स की मैं तुम्हें अनुमति देती हूं। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए, केवल ट्रेड करने के लिए, कि आप जाओ और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में व्यापार करो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां पे ये लोग एक और चीज बोलते हैं कि महारानी हमें व्यापार का एकाधिकार चाहिए। मतलब ब्रिटेन की कोई और कंपनी भारत में व्यापार, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार करने ना आए। बच्चा कह रहा है पहले कौन आया था? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? अगर भारत में सबसे पहले पूछा जाए तो कौन आया था? अभी तो आपको बताया थॉमस स्टीफंस आया था। लेकिन अकबर के समय पहला कौन आया था? अकबर के समय, भाई अकबर का शासन 1579 में थोड़ी ना था। अकबर तो 1556 से 1605 रहा। तो ये आप कहोगे कि मैम ये 1579 में आ गया, अभी तो आप कह रहे हो ना कि 1556 से 1605 तक रहा। लेकिन ये अकबर के दरबार में नहीं पहुंचा था। कहने का तात्पर्य यह है, अकबर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था, और इसने जाकर अकबर के बारे में ही ब्रिटेन में बताया है कि वहां का राजा है, वहां का शासक है अकबर, भारत ऐसा देश है, भारत में बहुत सारे जो है समृद्ध देश है, बहुत सारे रास्ते हमारे व्यापार के लिए वहां खुल सकते हैं। तो जब इसने जाकर भारत की समृद्धि के बारे में बताया, तब वहां के जो आपके व्यापारिक लोग थे वो अट्रैक्ट करे गए, मतलब भारत की तरफ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और उसमें भारत के साथ भी व्यापार करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रॉल्फ फिच आया है ये अकबर के दरबार में आया है, लेकिन आपका भारत में पहली बार कौन आया? तब आप कहोगे थॉमस स्टीफंस आया है, वो गोवा में आया था। ये दोनों में डिफरेंस है, साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है, आप देख ही नहीं रहे हो। अब इस रॉल्फ फिच ने जब भारत की समृद्धि के बारे में बताया, कंपनी स्थापित हुई, कंपनी ने स्थापना के बाद बोल रही है महारानी से कि हे महारानी हमारी कंपनी बन चुकी है, हमें क्या चाहिए? व्यापार करने की अनुमति। महारानी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देती हूं। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी से कह रही है कि महारानी, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या कह रही है कि हमें क्या चाहिए? व्यापारिक एकाधिकार चाहिए। यानी इसने ट्रेड मोनोपोली की बात कर दी। और ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है? कि आपके ब्रिटेन की कोई और कंपनी, ट्रेड मोनोपोली, कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी मतलब भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करनी चाहिए, केवल हम व्यापार करें। मोनोपोली का मतलब है कि इस काम को करने का अधिकार केवल हमें होना चाहिए, किसी और को नहीं। मतलब ये अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर रही है, लेकिन इसको क्या पता कि पहले से ही इसके कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं भारत में, और उनका नाम है पुर्तगाली। बेटा बताऊंगी रंजना कि किस किस चीज का व्यापार किया था इन लोगों ने, पेशेंस रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई और कंपनी नहीं जानी चाहिए। तो महारानी ने कहा चलो ठीक है, ये बात भी मैं तुम्हारी मान लेती हूं, और मैं तुम्हें क्या कहती हूं? मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं और मैं तुम्हें व्यापारिक एकाधिकार भी दे देती हूं। यह व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म होता है? 1833 में। अभी ये बना रहेगा, लेकिन खत्म कब होगा? 1833 में, कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, और भी कंपनियां व्यापार कर सकती हैं ब्रिटेन की भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ। लेकिन अभी इनको व्यापारिक एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ ने दे दिया है, और 15 वर्षों के लिए परमिशन दे दी है। प्यारे बच्चे, आप अपनी ध्यान को रखेंगे।
अरे भैया, बेटा तुम लोग ना एक बात ध्यान से नहीं पढ़ते हो बेटा, कितना कंफ्यूज होते हो। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज, मतलब पूरे भारत में जो आया था वो था थॉमस स्टीफंस। फिर अगली लाइन में मैंने क्या लिखा है, अकबर के शासनकाल के समय भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, मतलब जो अकबर के दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। अब समझ आया, क्योंकि अकबर के दरबार में और भी अंग्रेज आए थे, लेकिन पहला अंग्रेज कौन आया था, यह है इसका मतलब। ये है बेटा, अभी समझ आया? अगर आया है तो बताइए जल्दी से, तभी मैं फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ये यहां पे आया। अब यहां पे अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप करके भेज दें। अब ये जो बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नारा है, नारा मतलब स्लोगन। इसने क्या स्लोगन रखा है, इसने स्लोगन रखा है कि भूभाग नहीं व्यापार, मतलब हमें लैंड नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, व्यापार करना है। हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें कोई प्रशासन का यहां पे जिक्र भी नहीं किया था इसने। ठीक है, कोई प्रशासन का जिक्र भी नहीं किया था। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं यहां पर कि भूभाग नहीं चाहिए, इन्होंने कहा हमें तो व्यापार चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, हमें भूभाग नहीं चाहिए, केवल हमारा यही नारा है। क्लियर है? आगे देखो, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नारा है, यानी कि प्रशासन करने का कोई यहां पे कह रहा है कि हम प्रशासन नहीं करना चाहते, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते, हम तो केवल व्यापार करना चाहते हैं, हम तो केवल ट्रेड करना चाहते हैं। ये इसका नारा है। अब इसको पता ही नहीं है कि इसके कॉम्पिटिटर पहले से ही यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अरे भैया बेटा, अगर आप इस तरीके से क्लास करोगे तो मैं कभी सिलेबस खत्म नहीं करवा पाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी ये बात जायज है कि अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था और 1579 इसी के बीच में पड़ता है, लेकिन ये अकबर के दरबार में नहीं गया था, ये केवल भारत में आया था। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? बड़े गजब के बच्चे हो भाई आप लोग। नीचे लिख भी दिया कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। अगर आपको ये लाइन कंफ्यूज कर रही है तो आप इसको लिख लो, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। आप इसको यहां से हटा दो, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है ये वाली लाइन, ये हटा दो यहां से कि भाई हम मैम इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। लीजिए हटा देती हूं। रॉल्फ फिच कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, जिसने भारत की समृद्धि के बारे में जाकर ब्रिटेन में बताया था। इतनी सी बात है भाई। अब बार बार वही पॉइंट पे आ रहे हो कि अकबर का शासन तो तब भी था, अकबर का शासन तो तब भी था। मैंने कब मना किया? लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अकबर के दरबार में नहीं आया था। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज तो थॉमस स्टीफंस, और अगर आपसे पूछा जाए अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज तो रॉल्फ फिच, दोनों आंसर एक थोड़ी कर दोगे। ठीक है, तो आप यहां पे इतनी सी बात पे इतना कंफ्यूज काहे हो रहे हो भैया? आगे देखो यहां क्या लिखा है। अब देखिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे प्यारे बच्चे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, उसे प्यारे बच्चों बहुत ही क्या मिल गई, तो उसे क्या मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पे हम कह सकते हैं कि परमिशन भी मिल गई। अब उन्हें व्यापार भी तो करना है और व्यापार के लिए क्या करना होगा, परमिशन। तो जब रॉल्फ फिच भारत में आया था तो उस समय कौन था भारत में? मैम अकबर का शासन था। तो रॉल्फ फिच ने तो अकबर के बारे में जाके बताया था। तो सबको लग रहा है कि अकबर अभी तक जिंदा है, लेकिन अकबर तो मर चुका है। और अकबर के बाद किसका शासनकाल शुरू होगा? तो भाई जहांगीर का शुरू होगा।
जहांगीर आ चुका है, लेकिन यहां पे पता ही नहीं है ब्रिटेन के अंदर इस बात का, क्योंकि रॉल्फ फिश ने तो अकबर की प्रसिद्धि, अकबर की समृद्धि, अकबर के बारे में जाकर बताया है। अब देखिए आगे की कहानी सुनिए क्या लिखा है। 1615 में स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित समय के लिए कर दिया। मैम क्या कर दिया अनिश्चित समय के लिए? तो प्यारे बच्चे, जो व्यापार की अनुमति थी, व्यापार करने की अनुमति को, व्यापार करने की अनुमति यानी जो परमिशन दी गई थी उसे क्या कर दिया? अनिश्चित काल कर दिया। मतलब कोई टेन्योर फिक्स्ड नहीं है भाई, आप आराम से व्यापार करो। मतलब जो 15 वर्ष किसने कहा था? महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि मैं 15 वर्ष की दे रही हूं, लेकिन महारानी एलिजाबेथ के बाद आया जेम्स प्रथम, इसने कहा कि नहीं, आप आराम से शासन करो, आप आराम से व्यापार करो। और ये कब से कब तक था? ये कब से कब तक था आपका जेम्स प्रथम? तो मैम 1603 से 1625 तक। ठीक है, जेम्स प्रथम कब से कब तक था? एलिजाबेथ के बाद आया है, तो 1603 से लेकर 1625 तक। अब ये जेम्स प्रथम व्यापार की अनुमति के लिए किसको भेजेगा? ये लीजिए आ गया आपका विलियम हॉकिंस। क्या नाम है इसका पूरा? विलियम हॉकिंस, ये इसका नाम है। अब ध्यान से सुनिए, अब जब विलियम हॉकिंस था, ये आपका तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। मतलब इसे ये दोनों भाषाएं आती थी। अब एक अंग्रेज अगर वो फारसी बोले तो ये बड़ी हैरानी की बात है। अब विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत समझते हो? एम्बेसडर्स आज के समय भी होते हैं बेटा, आज भी आपके राजदूत बनते हैं। तो आपका जेम्स प्रथम ने कहा कि भाई कंपनी बन चुकी है, व्यापार करना चाहती है, हम भारत के साथ भी व्यापार करना चाहते हैं। तो विलियम हॉकिंस को भेजा कि आप जाओ और आप जाकर क्या करो? आप जाकर परमिशन लो, आप जाकर परमिशन लो। किस चीज की परमिशन? व्यापार करने की, कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं और इस चीज की परमिशन जाकर आप अकबर से लो। अब इसने किसके नाम का पत्र लिखा है? अकबर का, लेकिन अकबर तो है ही नहीं, अकबर तो निकल चुके हैं इस टाइम तक। तो अब कौन है यहां पर? जहांगीर। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है जो आप लिख लेंगे बेटा। यहां पे मैं लिख देती हूं कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति लेने भारत में आई, तब भारत का शासक कौन था? जहांगीर। यानी शॉर्ट में अगर हम कहें तो जहांगीर के दरबार में आएगा विलियम हॉकिंस। अकबर नहीं है, और इस बात का पता इनको नहीं है, वो तो अकबर के नाम का संदेश लेकर आया है, लेकिन अब जब ये यहां आएगा तो उसको पता चलेगा कि अकबर तो नहीं रहे, अकबर तो गुजर चुके हैं। तो अब विलियम हॉकिंस प्यारे बच्चे, अरे भैया बच्चों तुम लोग ना मेरा एकदम, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ जब व्यापार कर रही है और इसके लिए उसे अनुमति की जरूरत है, तो जहांगीर का शासन है, ये मैंने लिखा है। अब व्यापार के लिए पूरी की पूरी कंपनी तो उठ के आएगी नहीं, कंपनी की तरफ से कौन आ रहा है? तो आप कहोगे कि मैम विलियम हॉकिंस आ रहा है। तो जब व्यापार करने आ रहे हैं तो कौन है? जहांगीर है। ठीक है, तो जिस समय, ठीक है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति लेने भारत में आई, तब भारत का शासक कौन है? जहांगीर। यानी किसका शासनकाल चल रहा है? भारत में जहांगीर का चल रहा है। अब प्यारे बच्चे, सबसे पहले जब विलियम हॉकिंस वहां से चलता है तो 1608 में ये सूरत पहुंचता है, और उसके बाद में मुगल दरबार में ये कब पहुंचता है? 1609 में। और किसके पास जाता है? जहांगीर के पास में जाता है, और जहांगीर इस समय इसको कहां मिलता है? आगरा में। तो विलियम हॉकिंस सबसे पहले सूरत पहुंचता है, सूरत से फिर वो कहां पहुंचता है? आगरा में जाता है। और जब वो आगरा में जाता है प्यारे बच्चे, तो आपको मैं बता दूं कि जहांगीर का शासन चल रहा है, उसे ऐसा पता चलता है। अब हॉकिंस किस जहाज से आया था? हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो आप कहोगे इसके जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था इसके जहाज का? हेक्टर। अब यहीं से एक प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है, भारत आने वाला, बताइएगा, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? बताइए, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? भारत आने वाला प्रथम जहाज, बताइए क्या आंसर है? बताओ बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया, रेड ड्रैगन था मैम, बहुत बढ़िया। आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन था बेटा। ठीक है, ये रहा। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन, और ये किससे आया था? जहाज हेक्टर से। ये कहां पहुंचा? सूरत 1608 में, और 1609 में कहां पहुंचा? भाई ये पहुंच गया सीधा सीधा जहांगीर के दरबार में। अब आगे सुनिए। अब ये जब गया तो इसने वहां पे फारसी बोलने लगा। अब ये कहने लगा जहांगीर, अरे ये कैसा अंग्रेज है भैया, ये कैसा अंग्रेज है? ये तो फारसी बोल रहा है ना, ये तो फारसी बोल रहा है। अब जहांगीर बड़ा इंप्रेस हो गया, और जहांगीर ने क्या किया? अब जहांगीर ने प्यारे बच्चे, जो आपका विलियम हॉकिंस है, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या किया? हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, मतलब एक टाइटल इसको दे दिया, और 400 का प्यारे बच्चे 400 जात का मनसब इसको दे दिया। 400 जात का क्या दिया? मनसब। यानी इसको कितने घोड़े रखने पड़ेंगे? जल्दी से बताइए, इसको एक्स्ट्रा कितने घोड़े रखने पड़ेंगे? 400 का मनसब इसने दे दिया। क्लियर है प्रतीक्षा जी? जो आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। क्योंकि कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 800 रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? 800। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी? हॉकिंस को। क्यों? क्योंकि ये इंप्रेस हो गया था कि अरे ये अंग्रेज, ये कैसा अंग्रेज है, ये तो फारसी बोल रहा है। खुश हो गया जहांगीर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे विलियम हॉकिंस किसका दूत बनकर आया है? जेम्स प्रथम का दूत बनकर। कब आया है? 1608 में। जहांगीर के पास कब पहुंचा मैम? 1609 में। अब देखो यहां पे क्या होता है। अब आपको एक बहुत अच्छे से पता है कि जो विलियम हॉकिंस है, ठीक है, विलियम हॉकिंस, बड़ा बेटा बात सुनना, विलियम हॉकिंस की अगर मैं बात करती हूं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूं ताकि आपको याद रहे। बताइएगा किसका दूत बनकर भारत में आया, बताइएगा सूरत कब पहुंचा, फिर बताइएगा कि मुगल दरबार में कब पहुंचा, फिर आप बताइएगा कि मुगल दरबार में कहां पहुंचा। ठीक है, फिर बताइएगा मुगल दरबार में कहां पहुंचा। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, अगला क्वेश्चन बेटा मेरा आप लोगों से रहेगा कि जो विलियम हॉकिंस है, ठीक है, ये आपका इसके बारे में आप बताइएगा कि इसको किस चीज की उपाधि दी गई,
और आप मुझे बताइएगा कि इसे कितने का मनसब दिया गया था, और आप मुझे बताइएगा कि किस उद्देश्य से भारत आया, किस उद्देश्य से भारत आया, आपको मुझे बताना है किस उद्देश्य से भारत आया, और इसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये मैं अब आगे की तरफ आपको बताने वाली हूं। लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए, सारे प्रश्नों का। अगर आपको पता है यहां पर, तो यहां पे दूत बिल्कुल सही बोला है कि मैम जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था सूरत में मैम ये 1608 में, और मुगल दरबार में मैम ये कह सकते हैं 1609 में। कहां पहुंचा था? आगरा में। ठीक है, आगरा में ये यहां पर पहुंचा था। क्लियर है, आगरा में पहुंचा था। क्लियर, आगे देखिए। उसके बाद में इसको उपाधि किसकी दी थी? इंग्लिश खान की दी थी। कौन कौन सी भाषा जानता था बेटा, ये भी बताइए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूं, एक मिनट, यहां तो इधर, एक मिनट इधर लिख देती हूं कि ये किस किस भाषा का ज्ञाता था, कौन कौन सी भाषाएं इसको आती थी, ये भी बताइएगा। मनसब कितने का दिया था? 400 का दिया था। किस उद्देश्य से भारत आया था? किस उद्देश्य से भारत में आया था? तो मैम ये आया था व्यापार की अनुमति लेने। व्यापार की अनुमति यानी कि परमिशन ऑफ ट्रेड, कहां पर? इंडिया के अंदर। व्यापार की अनुमति लेने आया था। ठीक है, आगे देखिए। भाषा कौन कौन सी आती थी इसको? तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था विलियम हॉकिंस। और मुगल दरबार की भाषा क्या थी? फारसी थी। अब आगे सुनिए मेरी बात को फिर से। अब यहां पे जब ये आया है तो व्यापार लेने आया है, और व्यापार के लिए ये कहां रह रहा है? जहांगीर के दरबार में रहना शुरू कर दिया इसने। अब ये रह रहा है, अब इसको जहांगीर को अच्छे से पता है कि क्या लेने आया है, तो मैम ये लेने आया है यहां पर परमिशन व्यापार की, और जहांगीर भी इस चीज को जानता है। लेकिन जहांगीर कहता है मैं तुझे दूंगा नहीं, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन ये कहता है जहांगीर मैं तुमसे लेकर रहूंगा, मैं तुम्हें इस चीज के लिए मना कर रहूंगा। कहा जाता है कि इसने मना भी लिया था, और जहांगीर ने परमिशन दे भी दी थी। लेकिन फिर यहां पर पुर्तगाली जो पहले से बैठे हुए हैं, पुर्तगाली कह रहे हैं नहीं जहांगीर आप परमिशन नहीं दे सकते। तो जो परमिशन दी गई थी उसको वापस ले लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो आपके विलियम हॉकिंस का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, और जब उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता तो प्यारे बच्चे 1611 में वापस चला गया। और जब ये वापस गया तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये वापस गया बेटा, तो वापस जाकर इसने कहा कि वहां पर पुर्तगाली एक शक्तिशाली बनकर बैठे हुए हैं, और जब तक पुर्तगालियों को नहीं हराया जाएगा हमें व्यापार की परमिशन नहीं मिलेगी। यानी जहांगीर ने इसे परमिशन नहीं दी, बल्कि इसे मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए। किसने? तो जहांगीर के दरबार में रहने वाले कुछ लोगों ने जहांगीर को इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि भाई ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुमने इसको रख रखा है, तुम्हें इसको वापस भेज देना चाहिए। और वैसे भी जिस उद्देश्य के लिए गया था वो पूरा हो नहीं पा रहा था, तो जहांगीर ने इसको कुछ नहीं दिया और इसे वापस आना पड़ा। अब ये जब ब्रिटेन में वापस आया तो ब्रिटेन में देखो लिखा है हॉकिंस 1611 में वापस चला गया। अब ये तो वापस चला गया और इसने आकर ये बोला कि भाई सुनो, जब तक पुर्तगालियों का अंत भारत में नहीं होगा तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते, तब तक आप उसमें यहां पर कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। अब इस चीज को सुनकर फिर किसको भेजा गया है? तो मैंने आपको बताया है 1611 में मिडल्टन को भेजा गया। और मिडल्टन ने क्या किया? तो बेटा यहां पर हुआ स्वाली का वार। मैंने आपको बताया था 1612 में सूरत के निकट, ठीक है, 1612 में सूरत के निकट स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर यहां पे स्वाली का युद्ध हुआ और इसमें क्या किया? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों को हराया। अब भैया यहां पुर्तगाली हार गए, यानी कि अब जहांगीर को पता चला कि अकेले यही धुरंधर नहीं है, इनसे भी धुरंधर लोग हैं।
और इनसे धुरंधर लोग कौन है? अंग्रेज हैं। अरे भैया पुर्तगालियों को हरा दिया जहांगीर, बोला अरे क्या बात है, शक्तिशाली लोग हैं ये तो। अब जहांगीर खुश होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जहांगीर को भी ये पता चल गया कि इन्हें भी कोई हरा सकता है, क्योंकि अभी तक तो उसकी नजर में ये शक्तिशाली लोग थे, इन्हें हराना मुश्किल था, लेकिन यह इन्होंने हरा दिया। मिडल्टन आया ही इसलिए था क्योंकि इसने जाकर विलियम हॉकिंस ने बोल दिया कि जब तक, मिडल्टन कौन था? एक अंग्रेज था। मिडल्टन कौन था? मिडल्टन एक अंग्रेज था बेटा, अंग्रेजों ने भेजा था, यानी ब्रिटेन से आया था, एक अंग्रेज था, अंग्रेजों ने इसे भेजा था। तभी तो इसके बीच में युद्ध हुआ है 1612 में। मैंने कल भी, युद्ध कब हुआ? 1612 लिखा हुआ है बेटा डेट, सुमित शर्मा जी, पहले भी मैं इसके बारे में बता चुकी हूं। अब इसी में 1611 में एक काम होता है, ध्यान से सुनना। 1611 में प्यारे बच्चे काम होता है, 1611 में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली। किसने खोली मैम? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1611 में कैसी? अपनी टेम्पररी फैक्ट्री खोली है। अभी ये आन की इस्टेब्लिश का मतलब एक तरीके से कहते हैं कि परमानेंट फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि अभी भी इन्हें परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर जब यहां पर ये लोग हार जाते हैं, ठीक है, यहां पे ये लोग हार जाते हैं, तो आपकी 1611 में आंध्र प्रदेश में पहली व्यापारिक कोठी खोली, लेकिन अस्थायी थी। और आंध्र प्रदेश कहां पड़ता है मैम? आंध्र प्रदेश पड़ता है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब हरा दिया तो भाई जहांगीर ने क्या कर दिया? 1613 में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी खोली। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, सूरत में फैक्ट्री खोलने का प्रयास कब किया? सूरत में फैक्ट्री खोलने का प्रयास कब किया था जो सफल नहीं हो पाया? बताइए, क्योंकि भैया 1613 में मतलब बहुत टाइम बाद मिल रही है। प्रयास कब किया था? पहली बार कब ये इन्होंने एफर्ट लगाया था कि इनकी सूरत में फैक्ट्री खोल दी जाए? और सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए कौन आया था भाई? जहांगीर, वो विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। तो प्रयास कब किया था बताइए जल्दी से। प्रथम स्थायी फैक्ट्री खोली, सूरत में स्थायी खोली और मसूलीपट्टनम में टेम्पररी फैक्ट्री, लेकिन प्रयास किस समय हुआ था? चलिए, जीपी राज जी, वो स्थल मार्ग से आया था। कमेंट आपका गलत नहीं है, कमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वो स्थल मार्ग से आया था जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो कब किया था? आप कहोगे कि प्रयास किया था 1608 में। 1608 में ही तो विलियम हॉकिंस को भेजा था, 1608 में ही तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। अब विलियम हॉकिंस के बाद में फिर 1615 में आता है थॉमस रॉ, जहांगीर के दरबार में आया था। आपका थॉमस रॉ के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल बेटा आपको मैंने बताया है 1605 से 1627 के बीच में था। तो अब यहाँ पे हॉकिंस के बाद कौन आया है? आप कहोगे कि मैम हॉकिंस के बाद में आया है थॉमस रॉ, ठीक है। और इसे भी किसने भेजा है? जेम्स प्रथम ने। मैं आगे लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा होगा आगे। ये क्या हो गया? यहां से स्लाइड ही गायब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, मत होने दो। अब देखो थॉमस रॉ कब आया है बेटा? 1615 में भारत आया। कहां पर? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो थॉमस रॉ है ये किसका दूत बनकर आया था, किसका एम्बेसडर था? तो सेम बेटा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का दूत बनकर ये जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। ये आपका जहांगीर के दरबार से जहांगीर के दरबार में आया था,
ठीक है, जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था। प्यारे बच्चे, ये आपका कहां पे पहुंचा? तो आप कहोगे कि मैम थॉमस रॉ, ये भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1615 में सूरत पहुंचा, 1615 में सूरत पहुंचा और 1616 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जिस समय अगर हम बात करते हैं तो ये जहांगीर से मिलने गया, तो जहांगीर उस समय कहां पर था? तो जहांगीर इस समय अजमेर में था, तो ये वहीं पहुंच गया, अजमेर में ही मिलने पहुंच गया। क्योंकि बेटा अब ये केवल किस लिए आ रहे हैं? व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए भारत में आ रहे हैं। आगे देखिए, 1633 में अंग्रेजों ने बालासोर उड़ीसा, बालासोर ओडिशा, 1633 में अंग्रेजों ने बालासोर उड़ीसा में व्यापारिक कोठी, व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, अब धीरे धीरे ये अपना व्यापार बढ़ाते चले जाएंगे, पूरा उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगला क्या लिखा है। फिर आपको पता है कि ये कहां पहुंचते हैं? 1717 में कौन आ जाएगा? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें भैया इसके फोड़ा निकल गया था। फर्रुखशियर 1713 से 1719, 1713 से लेकर 1719 तक रहते हैं। और इसके समय पे 1717 में क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे कि इसने 1717 में क्या जारी किया था? एक दस्तक जारी किया, दस्तक जारी किया। दस्तक या आप लिख सकते हो घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, दस्तक जारी। मैम ये कैसा दस्तक था, क्या दस्तक था, ये नहीं समझ आ रहा है ना? तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो घोषणा पत्र है जो फर्रुखशियर ने जारी किया है, ये जो दस्तक है इसको इंग्लिश में भी दस्तक कहेंगे। अब ये दस्तक क्या था? तो एक तरीके से जो ये दस्तक है, ये व्यापार करने की अनुमति थी, व्यापार की अनुमति इसने दी थी, परमिशन ऑफ ट्रेड इसने दिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे कि जिस समय फर्रुखशियर का शासन था, फर्रुखशियर को यहां अंडरलाइन करना, फर्रुखशियर के शासन काल के समय, शासन काल के समय जॉन सेरेमन, जॉन सेरेमन याद आया? इनके साथ एक डॉक्टर भी आया था, मुझे जरा उसका नाम बताना, उस डॉक्टर का नाम बताना। तो आप क्या हुआ था? आप कहोगे कि फर्रुखशियर के समय आपका जॉन सेरेमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन आया था कि शासन काल के समय जॉन सेरेमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल यानी डेलीगेशन के अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत आया था। शिष्टमंडल मतलब डेलीगेशन, शिष्टमंडल भारत आया। और बेटा आपको अच्छे से पता है कि अब इनका भारत में आने का एक ही उद्देश्य है और वो है आपका व्यापार। अब इनके साथ कौन आया था? इनके साथ एक डॉक्टर भी आया था, इनके साथ प्यारे बच्चे एक डॉक्टर भी आया था। ये मैंने आपको फर्रुखशियर के समय भी पढ़ाया था। उस डॉक्टर का नाम आपसे मैंने पूछा है, बिल्कुल सही है कि मैम हैमिल्टन यहां पर आया था। और हैमिल्टन ने क्या किया था? फर्रुखशियर का ट्रीटमेंट किया था। फर्रुखशियर बहुत खुश हो गया था और खुश होकर उसने क्या दिया? दस्तक पत्र की घोषणा की, दस्तक पत्र इनको दे दिया और कहा कि आप क्या कर सकते हो, यहां पे व्यापार की अनुमति इनको मिल गई। कहां कहां पर? कि 3000 वार्षिक, ठीक है, उसमें आपको क्या मिल जाएगा? बंगाल में। और कहा कि बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा में करमुक्त व्यापार, उड़ीसा में
करमुक्त व्यापार आप कर सकते हो। मतलब टैक्स फ्री ट्रेड, क्या लिखेंगे, टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, करमुक्त व्यापार की परमिशन दे दी। इतना खुश हो गया था ये, मैंने बताया था कि इसका जिक्र आगे भी आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और क्या दिया इसने, 10,000 वार्षिक में सूरत के सभी कर माफ कर दिए। यहां 3,000, नेक्स्ट लिखिएगा 10,000, लास्ट लाइन लिखवा रही हूं, आगे की कहानी इसकी वजह से फिर युद्ध होगा अभी। ठीक है, आगे लिखिएगा 10,000 वार्षिक, 10,000 वार्षिक, और क्या कर दिया, सूरत के सभी कर माफ कर दिए। ये दो परमिशन यहां पे इसने दे दी कि आप वर्ष में मुझे 10,000 रुपए देना और कोई भी टैक्स मत देना सूरत के अंदर। यहां आप मुझे 3,000 रुपए वर्ष में देना, बंगाल बिहार उड़ीसा में कोई कर आप मुझे मत देना। तो ये यहां पर प्यारे बच्चे किसने किया है, फर्रुख शेयर ने कहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि यहां पे करमुक्त व्यापार की परमिशन इसने दे दी और यही परमिशन लेटर का अंग्रेज मिसयूज करेंगे। अब कंपनी तो देगी ही नहीं, कंपनी के साथ जो आपके और भी अंग्रेज होंगे जो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे होंगे वो भी कर नहीं देंगे। अब जब कर आएगा ही नहीं, ठीक है, कर जब आएगा ही नहीं तो कमाई होगी नहीं, और कमाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर बंगाल के नवाबों को दिक्कत होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि 3,000 वार्षिक कर के बदले क्या दे दिया, बंगाल बिहार उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की परमिशन, और 10,000 वार्षिक में क्या दे दिया कि सूरत के सभी कर माफ हैं, आप मुझे बस साल में इतनी इनकम देना, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये एक ऐसा घोषणा पत्र है जिसकी वजह से बक्सर और प्लासी जैसे युद्ध होने की संभावनाएं होंगी, क्योंकि जब कर मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे अंग्रेज इस चीज का मिसयूज करेंगे, फायदा उठाएंगे, और कमाई नहीं होगी तो फिर खर्चा कैसे चलेगा, नवाब को तो गुस्सा आएगा। तो आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगी। डाली सिंह जी, हर क्लास में एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। जब फैक्ट पढ़ाते हैं तो फैक्ट के बारे में बताना पड़ता है, कभी कभी इंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहो कि रोज मैं आपको पढ़ाते समय जोक मारूं, रोज मैं आपको हंसे, तो वो एक दिन अच्छा लगेगा आपको, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन आप कमेंट करके लिख दोगे कि मैम बस क्लास में जो है बातें करती हैं। तो ये जो आपने कमेंट लिखा है इससे मैं पूरी तरह से मैं इसको नेग्लेक्ट करती हूं, बिल्कुल भी यहां पे सहमत नहीं हूं। आज हम आज हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिएगा यहां से पढ़ा है बेटा। मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके भारत में आती है अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय इसकी भारत में जब अकबर का शासन था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि रॉल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज आपके अकबर के दरबार में आया और वहां पर उसने समय बिताया और उसने देखा कि भारत एक काफी समृद्ध देश है। इस सब के बारे में जाकर उसने जब इंग्लैंड में बताया, तो इंग्लैंड में जाकर फिर उसने जब इन चीजों के बारे में बात की तो वहां के व्यापारी पूर्वी देशों के साथ और भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या हुए हैं, यहां पर एक्साइटेड हुए, उन्होंने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद वो अपनी महारानी के पास पहुंचे, महारानी ने उन्हें 15 वर्षों के व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। महारानी ने जब अनुमति दे दी उसके बाद में फिर यहां पे महारानी के इन्होंने कहा कि केवल हमें अनुमति नहीं बल्कि हमें एकाधिकार भी चाहिए, मतलब ब्रिटेन की कोई और कंपनी यहां पर आकर व्यापार नहीं करे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में कह रही थी कि मुझे प्रशासन नहीं करना, मुझे भूभाग नहीं चाहिए, मुझे केवल व्यापार चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आगे की बात करती हूं तो जेम्स प्रथम आए महारानी एलिजाबेथ के बाद और इन्होंने कहा कि 15 साल नहीं, मैं तुम्हें अनिश्चित काल के लिए परमिशन देता हूं कि तुम जब तक चाहो तब तक क्या कर सकते हो, जब तक चाहो तब तक तुम व्यापार कर सकते हो। और जेम्स प्रथम ने आपका
भारत में व्यापार करने के लिए विलियम हॉकिंस को भेजा। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत में आई तो जहांगीर का शासन था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासन के समय भारत में आया। 1608 में सूरत पहुंचा। 1609 में जहांगीर के दरबार आगरा में पहुंचा। वहां गया, उसने जाकर फारसी बोली। आपका जहांगीर खुश हुआ, इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब उसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे 1611 में विलियम हॉकिंस वापस चला गया। उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, और जब उसे हासिल नहीं हुआ तो उसने कर बताया कि हम तब तक व्यापार नहीं कर सकते जब तक कि पुर्तगालियों का वहां पर आधिपत्य स्थापित है। पुर्तगाली एक काफी शक्तिशाली हो चुके हैं भारत के अंदर। हॉकिंस के ये सब बताने पर 1611 में मिडल्टन को भेजा गया। मिडल्टन आया, स्वाली का युद्ध हुआ पुर्तगालियों के साथ और पुर्तगालियों को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो स्वाली का युद्ध हुआ वो 1612 में हुआ, यानी कि मिडल्टन के आने के एक साल बाद हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में कहां खोली? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी। इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहां खोली? सूरत के अंदर, और इसके लिए प्रयास किया था 1608 में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। फिर 1615 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर टॉमस रॉ आया था प्यारे बच्चे। और टॉमस रॉ की अगर हम बात करते हैं तो टॉमस रॉ भी क्यों आ रहा है? तो व्यापार की परमिशन लेने ही आ रहा है। जिस समय ये यहां पर आया तो आप ये कहोगे कि जहांगीर अजमेर में था और जहांगीर से मिलने ये अजमेर पहुंचा। 1615 में ये भी सूरत पहुंचा और 1616 में ये कहां पर पहुंचा? अजमेर में पहुंचा था। फिर 1633 में बालासोर उड़ीसा में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली। फिर 1717 में जब फर्रुखशियर का शासन काल रहता है 1713 से 1719 के बीच, तो ये फर्रुखशियर 1717 में अंग्रेजों से खुश हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का एक डॉक्टर हैमिल्टन जो कि जॉन सेरेमन की अध्यक्षता में आए हुए एक शिष्टमंडल के साथ भारत आया था, फर्रुखशियर की बीमारी का इलाज करता है। और इलाज करने के बाद फर्रुखशियर कहता है कि मैं तुम्हें व्यापार की परमिशन देता हूं, तुम सूरत में मुझे 10,000 रुपए वार्षिक देना और उसके बाद में तुम्हें सारे कर माफ कर दिए हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3,000 रुपए तुम्हें मात्र देने हैं पूरे साल के, और तुम वहां पे क्या कर सकते हो? कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। लेकिन बेटा अब यहां पर युद्ध होगा, और युद्ध का कारण है कि इस घोषणा पत्र को, जो कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को दिया गया है, इसका यूज सभी अंग्रेज करेंगे। ऐसे अंग्रेज भी करेंगे जो अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, और इससे क्या होगा? यहां पे होने वाली इनकम पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यहां का जो आपका अगला जो हम नवाब के बारे में पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्यारे बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे कल की क्लास में, और हम मिलेंगे कल। ठीक है, और भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज ध्यान रखिएगा कौन था, और अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू संजू।